अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है जी चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके क्वेश्चन हैं जिनका आंसर करती चलूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हमारे पास जो नंबर है 0.333 अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। किसी ने मुझसे पूछा था कि जी बुक में 0.333 को उन्होंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिखा हुआ है, तो हमें इस तरह जो कंटिन्यूसली डेसिमल हमारा डेसिमल पार्ट जिसमें चलता जा रहा होता है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। तो अगर आप बाय हैंड करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ एडवांस कैलकुलेटर्स हैं जिसमें आप अपना डेसिमल टाइप करते हो, डेसिमल अपना एंटर करते हो, उसके बाद जब आप इक्वल का बटन प्रेस करते हो तो वहाँ पे आपको वो कन्वर्ट कर देता है। बाकी ये कि जिसने बुक लिखी है, क्योंकि उसने बुक लिख ली है पूरी एक, तो उसकी रिसर्च काफ़ी स्ट्रांग होगी और जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की जो है हेल्प लेनी पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर्स में तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसके लिए आप मैटलैब यूज़ कर सकते हो, मैपल यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिका यूज़ कर सकते हो। तो डेसिमल आप एंटर करो, उधर फ्रैक्शन की आप कमांड दो तो वो आपको फ्रैक्शन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फिर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया मेरे से कि 1 को हम 1 क्यों कहते हैं और 2 को हम 2 क्यों कहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ आप लोगों के साथ एक इमेज शेयर करती हूँ। ये इमेज देख लें। ठीक है। अब ये इमेज है क्या, जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं ना, जिसको हम अरेबिक नंबर्स भी कहते हैं, वो किस तरह से लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 4 5। आप देखो ये जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं ये लाइन की मदद से लिखे जाते हैं। ये आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइंस हैं सारी। ये अगर 4 भी लिख रहे हैं तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। लाइन की मदद से लिखे जा रहे हैं नंबर्स। तो अगर हम अरेबिक कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो जो नंबर हम इस तरह से लिखते हैं इसको हम 1 क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक एंगल बना रहा होता है। ये देखें जी, ये आपके पास इस तरह से है ना, तो ये इसका जो इतना पार्ट है ये क्या है, ये एक एंगल है। ठीक है। आप नंबर 2 लिखते हैं उसको आप ऐसे लिखते हैं 2, तो जब आप इस नंबर 2 को स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे ये इस तरह से बन जाएगा। इसमें कितने एंगल्स आ रहे हैं, एक एंगल आपके पास ये बन रहा है और एक एंगल आपके पास ये बन रहा है। तो 2 एंगल्स बन रहे हैं, इसलिए नंबर 2 इस तरह से लिखे जाने वाले डिजिट को हम 2 पढ़ते हैं। इसी तरह से आप बाकी देख सकते हो। 3 को 3 क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम 3 को स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं तो ये आपके पास 3 एंगल्स बना रहा है। एक एंगल ये है, एक एंगल आपके पास ये है और एक एंगल आपके पास ये है। इसी तरह जब आप 4 लिखते हो तो 4 इटसेल्फ अपने पास एक ट्रायंगल बना देता है। तो ट्रायंगल में आपको पता है 3 एंगल्स तो होते ही हैं, 1 2 3। फिर ये जो लाइन आ रही है इन दोनों के दरमियान में भी तो कोई ना कोई एंगल लाजमी होगा। तो कितने एंगल्स हो गए, 4। इसलिए इस तरह से लिखे जाने वाले डिजिट को हम 4 पढ़ते हैं। एंड अप टू सो ऑन 5 6 7 8 9। और क्योंकि 0 को 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में लिखा ही नहीं जा सकता, लाइन की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, तो उसमें कोई एंगल बनता ही नहीं। ठीक है। और मैंने उनको आंसर किया था कि 1 2 3 को 1 2 3 क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास कुदरती तौर पर नंबर्स जो हैं वो मौजूद है। तो उस पर क्वेश्चन किया गया कि कुदरती तौर पर तो हमारे पास 9 तक नंबर्स मौजूद है। तो नेचुरल नंबर्स सिर्फ वो नंबर्स नहीं हैं जो आपके पास कुदरती तौर पर मौजूद हो। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो हमारे पास काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं। काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे काउंटिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पॉजिटिव नंबर्स यूज़ कर सकते हो। ये 1 चीज़ है, ये 2 चीज़ है। कभी आपने कहा ये 0 चीज़ है, नहीं। तो नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता। ठीक है। नेचुरल नंबर किस तरह के नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं।
अगर आप कहते हो ना कि 1 to 9 तक हमारे पास कुदरती तौर पर है, तो 10 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, 11 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इसके दो आंसर्स हैं। पहला आंसर तो ये है कि नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, जो हम चीज़ें काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। चीज़ें हमारी सिर्फ 9 तक नहीं होती, वो 10, 20, 30, 100, 400, 450 तक भी जा सकती हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई चीज़ काउंट करते हो, आप कभी नहीं बोलोगे कि ये मेरी -1 चीज़ है, ये मेरी 2 चीज़ है, ये मेरी -3 चीज़ है। दो आप ऐसे काउंट करोगे 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम काउंटिंग नंबर्स भी है। काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ना नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ना जीरो आता है। दूसरी चीज़, अगर आप 1 to 9 की बात करते हो, फिर 10 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो जो हमारा बेस सिस्टम 10 है वो क्या है, उसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स पड़े होते हैं। अब मैं सिर्फ इस चीज़ पे बात कर रही हूँ कि नंबर 10 कहाँ से आया। 0 से 9 तक की अगर बात कर रही हूँ, नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं है। अब मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ कि अगर नेचुरल नंबर कुदरती आदाद हैं तो वो तो सिर्फ 9 तक होते हैं, उसमें 10 कहाँ से आया नेचुरल नंबर में? तो 10 का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ? या आप 1 को ऐसे लिख सकते हो 1.0। ठीक है। तो जब आपने 10 लिखना होता है तो हम क्या करते थे, जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है उसकी लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर देते हैं। आपने यूनिट, टेंस, 100, 1000 का कॉन्सेप्ट पढ़ा है छोटी क्लासेस में। हम प्लस माइनस इसी तरह से करते थे कि हम उसको यूनिट, 10, 100, 1000 में लिख लेते थे। तो यूनिट क्या होता है? आपकी वंस प्लेस होती है। टेंस क्या होता है? आपकी 10 प्लेस होती है, जिसमें ऐसे डिजिट आते हैं ना, जैसे 301 लिखना है आपने, तो आपकी 10th प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 0 है। ठीक है। आपकी 100th प्लेस पे यहाँ पे क्या है? 3 है। तो जब आपने डेसिमल का अगर कॉन्सेप्ट लेके चलते हो कि 0 to 9 तक बेस 10 में नंबर्स होते हैं, तो 10 फिर कैसे लिखते हैं? तो वो डेसिमल पार्ट में डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर देते हैं। और अगर आपने 100 लिखना है तो आपने डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 00 पुट कर देना। इसी तरह जब आप 1/10 का 100 का कॉन्सेप्ट लेते हो तो वो क्या है? ये आपका 1/10 है। ठीक है। 100 कैसे लिखना है? आपने डेसिमल की राइट साइड पे 0 पुट कर देना। 1000 कैसे लिखना है? आपने डेसिमल की राइट साइड पे 00 पुट कर देना। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं यूनिट, 10, 100, 1000 के। 1/10, 100, 1000 के कॉन्सेप्ट हैं, ये और चीज़ है। ठीक है। 10 का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया? तो 9 तक तो हमारे पास नंबर्स थे, तो 10 को कैसे लिखा गया, उसके पीछे एक ये बात है कि 1.0 था। तो अगर आपने 10th नंबर बनाना है सक्सेसिवली 9 से आगे अगर आपने चलना है, तो आपने क्या करना है? आपने अपनी डेसिमल से पहले 0 पुट कर देना। डेसिमल से पहले जब 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10.0। आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर आपको 0 के बाद पता है क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, अप टू सो ऑन, जब आप 19 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो फिर आपने आगे 20 पे जाना है। ठीक है। 9 पे नंबर खत्म हो गए, फिर आगे आपका वही 10th का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये इस तरह से लॉजिक चलती है नंबर्स इस तरह से। अब आप कहोगे 19 तक हो गया, हमारे पास 20 कैसे आएगा? 29 तक हो गया, फिर हमारे पास 30 का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होगा? ठीक है। तो उसमें हम सक्सेसिवली आगे चलते जाते हैं, उसमें हम 1 प्लस करते जाते हैं। ठीक है। 19 में आप 1 प्लस करोगे, आपके पास 20 बन जाएगा। 20 में आगे फिर 0 आ रहा है, 0 से आप कंटिन्यू करोगे 9 तक, 29 तक पहुंच जाओगे। उसमें फिर सक्सेसिवली अगर चलना है आपने प्रीसीडिंग ली, तो उसमें फिर आप 1 प्लस करोगे, आप 30 पे पहुंच जाओगे। मेन कॉन्सेप्ट जो था कि जी 10 कैसे बना, 10 बनेगा तो आगे सारी काउंटिंग शुरू होगी, फिर उसमें हम 1 प्लस करते जाएंगे। ठीक है। 10 इसी तरह बना कि आपने डेसिमल की लेफ्ट साइड पे 0 पुट कर देना। जब आपने 100 पे जाना है तो आपने कैसे जाना है? आपने अपनी देखो ना, जब आप पहुंचते हो 99 पे, फिर आप ऐसे नहीं कह सकते इसमें 1 प्लस किया तो मेरे पास 100 बन गया। तो 9 + 1 10 करोगे, 9 + 1 10 करोगे। ठीक है। तो 9 + 1 करके 10 हमने पढ़ा ही नहीं। हमने 10 का कॉन्सेप्ट किस तरह बनाया कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे हमने एक डिजिट ऐड कर देना। तो जब आपने 100 बनाना है तो आपने अपने डेसिमल की 99 पे जब पहुंच गया, आपने 100 बनाना है, तो आपने अपने जो डेसिमल होता है उसकी लेफ्ट साइड पे हम 00 पुट करते हैं।
तो जब हम 9 पे पहुंच गए, 9 के बाद अगला नंबर आपका 10 है, 99 पे पहुंच गए, अगला नंबर आपका 100 है। तो ये कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसको आप नेचुरल नंबर से मिक्सअप ना करें। बस इतना याद रखें कि नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, क्योंकि अगर इस तरफ चले तो ये डेसिमल नंबर्स, उनकी बेस 10 क्या थी, उनकी डेसिमल नंबर्स जो हैं वो बेस 10 वाले नंबर्स होते हैं, उनकी पीछे क्या हिस्ट्री थी, वो 9 से हम 10 पे पहुँचे, 10 से आगे 100 पे कैसे पहुँचे, ये फिर एक अलग चैप्टर की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जी हमने कल पढ़ा था नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स, रैशनल, इररैशनल, इंटीजर्स। तो अब हम देख लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 जो है वो जी बुक वाला कहता है कि एक इररैशनल नंबर है। आप कहते हैं जी हम नहीं मानते कि इररैशनल नंबर है। तो फिर दो ही चीज़ें होती हैं, अगर इररैशनल नहीं है तो फिर रैशनल होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं मानते कि वो इररैशनल नंबर है तो फिर आप ये मान लें कि वो एक रैशनल नंबर है। अगर आप रैशनल नंबर मानते हैं तो फिर उसको प्रूव करें कि वो रैशनल है। ठीक है, सपोज कर लिया कि स्क्वायर रूट 2 मेरे पास एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो फिर इसका मतलब वो p ओवर q की शक्ल में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर वो p ओवर q की शक्ल में लिखा जाएगा तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ले ली कि p और q जो है वो मेरे रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। अब रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है? लेट मी मेक सम स्पेस हियर। हाँ जी, तो हम थे कि p और q आपका रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। p और q रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब है कि उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिसे हम GCD पढ़ते हैं वो 1 होना चाहिए। अब ये GCD क्या है, जिसको आप HCF कहते आए हो छोटी क्लासेस में, उसको कहते हैं जी GCD। ठीक है, लेट किया कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है इसका मतलब वो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। और मैंने p और q पे एक वो रिस्ट्रिक्शन भी ले ली कि अगर वो p और q की शक्ल में लिखा जाता है तो p और q के दरमियान जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि उनका जो HCF है यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन 1 होने का मतलब ये है कि p q को डिवाइड ना करे। अब इसका क्या मतलब है? ये देखो बच्चों, ये 1 ओवर 2 है, रैशनल नंबर है, p ओवर q की शक्ल में लिखा जा रहा है, लेकिन 1 2 को डिवाइड नहीं करता। 1 के टेबल में 2 आता है, सॉरी 2 के टेबल में 1 आता है। आप जब इसको डिवाइड करोगे आपको डेसिमल का सहारा लेना पड़ेगा। 2 जो है 1 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये 1 और 2 रिलेटिवली प्राइम है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लेंगे जी नहीं समझ आई रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, HCF क्या है। तो 1 का HCF क्या होगा? 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 जो है आपका 1 के टेबल में भी आता है, 2 आपका 2 के टेबल में भी आता है। अब आप देखो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 2 का जो HCF है आपके पास वो क्या आया? वो 1 आया। तो ये वाले नंबर्स मैं कह रही हूँ मेरे p और q कुछ इस तरह के नंबर्स होने चाहिए। मज़ीद आसानी के लिए आप ले लें 3 ओवर 4। क्या 4 3 को डिवाइड करता है? 4 3 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह लो कि जी 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। 4 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। इसमें से इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका भी HCF 1 ही है। तो मैंने कहा p और q मेरे पास कुछ इस तरह के नंबर्स होने चाहिए जो आपस में रिलेटिवली प्राइम हो, जिनका HCF जो है वो 1 हो। ठीक है, अब जी हमने सपोज किया था p और q मेरे रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब
स्क्वायर रूट 2 मेरा एक रैशनल नंबर है, ये सपोज किया था, इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 जो है वो p ओवर q की शक्ल में लिखा जाएगा। अब q यहाँ डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आया, मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट आपने जो है दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लिया। अब देखिए पी स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर बन रहा है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल की शक्ल में लिखे जाए। मैंने लिखा पी स्क्वायर इज एन इवन मल्टीपल ऑफ सम एन अदर नंबर। पी स्क्वायर इस नंबर क्यू का इवन मल्टीपल आ रहा है, ऐसे ही है। आप सिंपली ऐसे बोलो कि पी स्क्वायर आपके पास एक इवन नंबर है। तो बच्चों यहाँ एक समझने की बात है कि अगर आपका पी स्क्वायर इवन नंबर है तो फिर आपका p क्या होगा? वो भी लाजमी इवन नंबर होगा। अगर आपका p स्क्वायर एक इवन नंबर है तो आपका p क्या होगा? वो भी एक इवन नंबर होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि p स्क्वायर हम 6 ले लें तो p तो इवन नहीं आता। मैं परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। पी स्क्वायर आपने ऐसे नंबर्स लेने जो परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर है तो आप जब पी लोगे वो भी आपका एक इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पे यही बात लिखी है कि पी स्क्वायर अगर एक इवन नंबर है या इवन मल्टीपल है तो आपका पी भी इवन मल्टीपल होगा लाजमी। इवन मल्टीपल होने का मतलब ही ये है कि वो इवन नंबर है, ठीक है। और इवन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर p इवन मल्टीपल है किसी नंबर का तो p भी p स्क्वायर अगर इवन मल्टीपल है किसी नंबर का, सॉरी यहाँ पे पीछे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है जिस वजह से मैंने थोड़ा सा ना बोलने में मिस्टेक्स हो रही है। p स्क्वायर अगर आपका एक इवन मल्टीपल है किसी नंबर का तो फिर p भी इवन मल्टीपल होगा किसी दूसरे नंबर का। उस दूसरे नंबर को मैंने m कह दिया। अगर इस तरह से समझ नहीं लगती तो आप बस इस तरह से याद रखें कि अगर p स्क्वायर इवन नंबर है तो फिर p भी लाजमी एक इवन नंबर होगा। वो आपको प्रूव करके दिखा दिया। और अगर p एक इवन नंबर है तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो कि इवन नंबर्स को हम किस तरह से लिखते हैं। इवन नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं और ऑड नंबर्स को हम इस तरह से लिखते हैं। ये बात तो मानते हैं ना? तो फिर अगर p एक इवन नंबर है तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब ये जो p की वैल्यू आई इसको आप वापस अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहाँ पे p की वैल्यू 2m पुट कर दें और ऊपर स्क्वायर ले लें। तो ये आपके पास स्क्वायर 2 पे भी है, m पे भी है, ये आपके पास आ जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या? मैंने ये निकालना है, p की वैल्यू चाहिए और q की। क्यों? क्योंकि मैंने चेक करना है कि जब मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो ये रिलेटिवली प्राइम आते हैं, क्या इनका HCF 1 आता है, ठीक है। इसलिए मुझे अब q की वैल्यू चाहिए। p की तो मेरे पास निकला ये 2 है, अब मुझे q की चाहिए। तो q की मुझे वैल्यू चाहिए तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इसको उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दें। आपके पास आ जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब ये फिर वही बात आ गई, अगर q का स्क्वायर आपके पास एक इवन नंबर है तो फिर q भी आपके पास एक इवन नंबर होगा। अगर q एक इवन नंबर है तो उसको मैं इस शक्ल में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब आपके पास p की वैल्यू आ गई 2m, q की वैल्यू आपके पास आ गई 2n। अब इसको डिवाइड कर लें, 2m ओवर 2n आ गया, ठीक है। ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। क्या दो इवन नंबर्स का HCF कभी 1 हुआ है? कोई भी ले लें, 36 ले लें, 84 ले लें, कोई भी। क्या इनका HCF 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो रही है। देखो ये 2 है और 2 है, 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 2 है। ये भी 2 है, इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 1 और 2। तो इनका HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना है? 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ लगती है तो आप ऐसे देख लो कि ये भी एक इवन नंबर आ रहा है, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है। आप कोई से भी 2 इवन नंबर्स उठा लो, उनके फैक्टर्स लिखो, आपके पास कभी भी आंसर 1 नहीं आना, आ ही नहीं सकता, क्योंकि इवन नंबर्स होते ही वो हैं जो 2 पे डिवाइड हो। तो कम से कम उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कम से कम 2 तो होगा। 2 से बड़ा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 तो लाजमी होगा। तो इसका मतलब p और q मेरे रिलेटिवली प्राइम नहीं है, जो मेरी कंट्राडिक्शन
जो मेरी सपोजिशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने सपोज किया था कि जी वो रिलेटिवली प्राइम भी हूँ, लेकिन मेरी कंट्राडिक्शन आ गई ना मेरी सपोजिशन पे, पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जी पी और क्यू जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। आपको बताऊं एक बात कि आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो, कोई भी ले लो, जब भी आप उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखते हो ना, जब भी उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखते हो, वो जो लोएस्ट फॉर्म आती है ना वो हमेशा रिलेटिवली प्राइम होती है। 3 1 को डिवाइड नहीं करता। 1 और 3 के आप फैक्टर्स निकालो, सिर्फ 1 ही आएगा। कैसे? 1 के टेबल, 1 किसके टेबल में आता है? 1 के। 3 किसके टेबल में आता है? 1 के और 3 के। कॉमन क्या आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो कॉन्सेप्ट लिया ना लोएस्ट फॉर्म का, जिसको मैंने कहा रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, उसका HCF 1 होना चाहिए, ये हमने अपना प्रूफ को ईजीएस्ट बनाने के लिए किया है कि अगर वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा, अगर वो रिलेटिवली प्राइम नहीं आता हमारा, तो इसका मतलब वो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जाए। ठीक है, तो अगर वो फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखा जा रहा तो इसका मतलब है कि वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब ये 2 पे तो हमने बात कर ली कि जी इवन नंबर का सहारा लेके। अब सवाल पैदा होता है कि अगर 3 आ गया, अगर हम कहते हैं जी स्क्वायर रूट 3 को प्रूफ करें, आप कहते हैं नहीं जी वो रैशनल ही है, तो जी इसका मतलब पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जाएगा। पी और क्यू पे अभी भी शर्त यही है कि ये दोनों जो है वो रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो आपके पास पी जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 क्यू के। स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, आपका आ जाएगा जी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब ये क्या बता रहा है कि p का स्क्वायर 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, p का स्क्वायर 3 का मल्टीपल आ रहा है। देखें जी, अगर p का स्क्वायर 3 का मल्टीपल हो तो p खुद भी क्या होगा? 3 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो आपने बस जहाँ 2 लिखा था वहाँ 3 कर देना है। p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ is a multiple of 3। तो ये आपको क्या बता रहा है? दिस इम्प्लॉइज दैट P is also a multiple ऑफ 3। तो फिर आपका जो P है वो भी मल्टीपल होगा 3 का। ठीक है जी, अगर P मल्टीपल है 3 का तो फिर P को आप ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीपल का तो यही मतलब होता है ना कि वो 3 से मल्टीप्लाई होकर नंबर बने। 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3 6 9, वो तमाम नंबर जो 3 से मल्टीप्लाई होकर आपको कोई नंबर देते हैं वो सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। तो P जो है वो आपका 3m हो जाएगा। P की वैल्यू वापस आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो जी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 3m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है, कम ऑन। थ्री एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 3 पे भी है और m पे भी है। आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अगेन आपने q की वैल्यू निकालनी है। क्यों q की निकालनी है? क्योंकि मैंने ये चीज़ चेक करनी है क्या ये रिलेटिवली प्राइम आती है। तो इसके लिए मुझे p और q की वैल्यूज़ की ज़रूरत है।
तो जब आप क्यू की वैल्यू क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये क्यू का स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो क्यू खुद भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो फिर आप क्यू को भी इस शक्ल में लिख सकते हैं 3n। अब जब आप डिवाइड करेंगे ये 3m है, ये 3n है, ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्यों रिलेटिवली प्राइम नहीं है? क्योंकि 3 और 3 आ रहा है ना, तो 3 के फैक्टर्स 3 1 और 3 के टेबल में आता है, अगेन 3 है, 1 और 3 के टेबल में आता है, तो कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है। जब आप p ओवर q करोगे आपके पास आएगा 3m ओवर 3n। p ओवर q आपकी लोएस्ट फॉर्म में आना चाहिए था, आपको कटिंग करके उसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम का। लेकिन ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं आया, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी कंट्राडिक्शन आ गई है, p और q जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। इसका मतलब स्क्वायर रूट 3 भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन में हम सिर्फ प्लस अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन ही क्यों देखते हैं, सॉरी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ही क्यों देखते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को क्यों नहीं हम मलूज़े खातिर लाते हैं। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।